तो छात्रों, कैसे हैं आप सब। आज हमारी तीसरी कक्षा है और आज की कक्षा शास्त्रीय द्वितीय खंड के लिए है, अनिवार्य भाषा हिंदी। मैं कमलेंद्र चक्रपाणी, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जयदेवपट्टी का सहायक प्राध्यापक हिंदी विषय। और आज जो पाठ मैं आपको पढ़ाऊंगा वह है राम नरेश त्रिपाठी की कविता पथिक। आज पथिक के बारे में बातें करेंगे। तो छात्रों, आज हम राम नरेश त्रिपाठी की कालजयी रचना पथिक के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उनकी कविता से पहले उनका जीवन परिचय मैं आपको बता दूं। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1881 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरीपुर नामक स्थान पर हुआ था। अब इसमें एक बात यह है कि जितने भी हिंदी साहित्यकार हुए थे वो या तो मध्य प्रदेश से हुए थे या फिर उत्तर प्रदेश से हुए थे, इसलिए उत्तर प्रदेश को हिंदी साहित्य का गढ़ माना जाता है। आज भी जितनी विधिवत पढ़ाई हिंदी की आपको उत्तर प्रदेश में होती है, शायद दूसरी जगह नहीं होती। खैर, जो इनकी आरंभिक शिक्षा थी वो विधिवत नहीं हो पाई। इन्होंने अपने जिस तरीके से मैथिली शरण गुप्त ने घर पे ही पढ़ाई की, राम नरेश त्रिपाठी के साथ भी ऐसा ही था। इन्होंने भी घर पे ही पढ़ाई की और स्वाध्याय से ही हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। इनकी कविताओं का विषय वस्तु बेसिकली जो मैंने बताया था कि राष्ट्रीय धारा के जो कवि थे उनमें आपको राम नरेश त्रिपाठी का भी नाम आता है। इसके बाद 3-4 नाम और हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, और उसी फहरिस्त में राम नरेश त्रिपाठी का भी नाम लिया जाता है। लेकिन कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो इन्होंने प्रकृति के सौंदर्य को ध्यान में रख के लिखा है। जो इनकी प्रमुख रचनाएं वो मैं बता दूं आपको। इन्होंने 3 खंड काव्य लिखे हैं, पथिक, मिलन और स्वप्न। कविता संग्रह इनका एक है, मानसी। संपादन किया इन्होंने कविता कौमुदी और ग्राम गीत का। आलोचना लिखी उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविताएं। राम नरेश त्रिपाठी की जो साहित्यिक विशेषताएं हैं, राम नरेश त्रिपाठी मुख्य रूप से किस चीज़ के लिए जाना जाते हैं, तो राम नरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व के खली बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। जिस समय आपको राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय धारा के कवि थे, इन्होंने अपने समय के समाज सुधारक के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया और इनकी कविताओं में देश प्रेम, व्यक्तिक प्रेम दोनों मौजूद है। देश प्रेम का एक छोटा सा उदाहरण भी है। इनकी एक छोटी सी कविता की चंद लाइनें हैं कि पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। तो मैं आपको अब समय नष्ट न करते हुए सीधा कविता की ओर ले चलता हूँ। और जो पथिक कविता है वो मुख्य रूप से प्रकृति को ध्यान में रखकर लिखी गई है और प्रकृति का सौंदर्य इनका एक विशेष रहा है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगा माफ़ कीजिए, बोलो। नहीं उतना तो काट देंगे ना, एडिट कर देंगे ना। एडिट करके तब डालते हैं तो नहीं डालेंगे। मेरे जो क्लास चल रहा था तो आप लोग इतना हल्ला कर रहे थे, लास्टली सबको टोकना पड़ा कि रोल नंबर 11 की वहाँ से बहुत आवाज़ें आ रही हैं। हम कब हल्ला कर रहे थे? इसीलिए हम आए थे, सॉरी सर। उसके बाद हम गेट बंद किया, बोले लॉकडाउन में सब कोई घर पे है, इसीलिए सब कोई बातचीत कर रहे हैं हम लोग से। रोल नंबर 11 उसको जचा हुआ है क्या, बताओ तो। मतलब ऐसे हम नहीं थे, हम तो उस रूम में लेके चले गए थे बउआ को। सब आ रहे हैं, इतना जोर से आवाज़ आ रहा है। इन लोगों का आ रहा होगा। हाँ सर बोले कि बहुत आवाज़ आ रही है, ऐसा कीजिए कि खुद को म्यूट कर लीजिए, बहुत आवाज़ आ रही है। तुमको लाज लग गया होगा? लाज नहीं लगेगा, सब कोई अपने पढ़ने के लिए बैठा हुआ था और मेरा भौं 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 भौं। तुम छत पे कहने चले जाती हो? हाँ ठीक है, कुछ लोग आ गए थे तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला,
रवि के सन्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। रत्नाकर गजन करता है, मल या नील बहता है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। ये कविता का एक पारा है और इस पारे को पहले हम डिस्कस करते हैं। देखिए, कविता और ख़ासकर जो प्रकृति पर कविताएं होती हैं उसमें अलंकार की मात्राएं ज़्यादा अधिक होती हैं और जो शब्द होते हैं वो काफ़ी क्लिष्ट होते हैं। मैथिली शरण गुप्त की कविताएं या फिर अन्य कवियों की कविताएं जो बहुत सीधी चलती हैं, सपाट चलती हैं। जैसे उनकी कविता है कि माँ का एक कहानी, क्या बेटा तूने समझ लिया मुझे अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेती, तू मेरी नानी की बेटी। तो इसमें पता चलता है कि कवि जो कहना चाह रहा है वो बहुत साधारण तरीके से अपनी बातों को रख रहा है और पाठक भी उनको समझता है। लेकिन जब हम प्रकृति की बातें करते हैं, कोई कवि जब प्रकृति की बातें करता है तो उस प्रकृति की बातों में थोड़ा सा वो उपमाओं का सहारा लेता है और उस तरीके से वो छायावाद का सहारा लेकर अपनी कविताओं को कहने की कोशिश करता है और कुछ क्लिष्ट ऐसे शब्द होते हैं जिसका उपयोग करता है। जैसे इन्होंने जिन क्लिष्ट शब्दों का उपयोग किया है वो मैं आपको बता दूं और मैं चाहूँगा कि अगर आप चाहें उसको लिखना तो लिख भी सकते हैं। प्रतिक्षण, इसका मतलब है हर समय, नूतन, नया, वेश, रूप, रंग बिरंग, इसका अर्थ हो गया रंगीन, निराला, अनोखा। रवि, रवि यहाँ सूर्य के लिए है। सम्मुख, सामने, थिरक, नाचना। नभ, आकाश। वारिद, माला, गिरती हुई वर्षा की लड़ियाँ। वारिद माला का पूरा मतलब जो हुआ वो गिरती हुई वर्षा की बूंदें जो हैं उसको हम कहते हैं। नील मतलब नीला, मनोहर सुंदर, गगन आकाश, घन बादल, विचरूं, विचरूं भ्रमण करूं या घूमूं या विचरण करूं, सारा एक ही होगा। रत्नाकर समुद्र, मलयानिल मलय, मलय पर्वत से आने वाली जो सुगंधित हवा है उसे मलयानिल कहते हैं। हौसला, उत्साह, विस्तृत, फैली हुई, महिमा में महान। अब जिस पारा को हमने पढ़ा है उस पारा का जो एक व्याख्यांश है वो किस तरीके से होगा, तो देखिए, किसी भी कविता का सारांश लिखने के लिए 3-4 बातों का जानना बहुत आवश्यक है। पहली बात तो यह कि यदि अगर आप कविता लिख रहे हैं, कविता का भावार्थ लिख रहे हैं, तो उस कविता का कवि आपको पता होना चाहिए, कविता किस छंद की है वो आपको पता होना चाहिए और तब आप उस कविता को लिखना, जब कविता का भावार्थ लिखना शुरू करेंगे तो उसमें थोड़ी आपको आसानी होगी। जैसे पथिक कविता है तो कविता का भावार्थ हम तुरंत शुरू नहीं कर सकते, उसको थोड़ा हम अपने तरीके से बना भी सकते हैं कि प्रस्तुत कविता पथिक प्रस्तुत काव्यांश, क्योंकि जो कविताएं आपको दी जाएंगी वो कोई एक पद्यांश होगा या काव्य का एक अंश होगा, तो उस तरीके से आप लिख सकते हैं। भावार्थ लिखने का एक तरीका है कि प्रस्तुत काव्यांश पथिक कविता से ली गई है और इस कविता के जो कवि हैं वो राम नरेश त्रिपाठी हैं। यह कविता प्रकृति को ध्यान में रखकर लिखी गई है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहना चाहता है कि इतनी बातें तो आपको लिखनी ही लिखनी है। इतनी बातों के बाद फिर जब आगे आप लिखेंगे तो वो इस तरीके से होगा कि प्रस्तुत कविता में पथिक कहता है कि आकाश में सूर्य के सामने बादलों का समूह हर क्षण नए रूप बनाकर निराले रंग में नाचता सा प्रतीत होता है। नीचे नीला समुद्र है और ऊपर मन को हरने वाला नीला आकाश है। ऐसे में पथिक का मन चाहता है कि वह मेघ पर बैठकर इन दोनों के बीच भ्रमण करे। पथिक ये भी कहता है कि उसके सामने समुद्र गर्जना कर रहा है और मलय पर्वत से आने वाली जो सुगंधित हवाएं हैं वो बह रही हैं। वह प्रिय को संबोधित भी करता है कि इन दृश्यों को वह मेरे मन से उत्साह भरा है और मेरे मन से आप भी इसको देखें।
मैं भी चाहता हूँ कि लहरों पर बैठकर समुद्र के इस विशाल काय व महिमा से युक्त घर के कोने कोने को देखूं। जो अभी एक पारा हमने पढ़ा था, ये उसका सारांश है। उस सारांश में कवि ने एक पथिक को माध्यम बनाया है और पथिक के माध्यम से इस प्रकृति के सौंदर्य को देखने की कोशिश की है। पथिक जब इस सौंदर्य को देखता है, प्रकृति के सौंदर्य को, जब आकाश में सूर्य अपनी रंग बिरंगी छटा बिखेर रहा है और जो एक उसकी खूबसूरती का जो वर्णन पथिक कर सकता है, वह अपने तरीके से वह करना चाहता है कि बादलों के समूह के सामने सूर्य जब अपनी रंग बिरंगी छटा बिखेरता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। नीचे नीला समुद्र है और जब वो प्रकाश सूर्य के जो किरणें हैं वो जब समुद्र के नीचे पड़ती हैं और उसमें जो प्रकाश प्रतिबिंबित होता है, उसका क्या कहना। ऊपर जो आकाश है और नीला समुद्र है नीचे, तो पथिक चाहता है कि इन दोनों के बीच का जो वातावरण है उसके बीच वो घूमे और विचरण करे। उसकी उत्कंठा और उसकी आकांक्षा यही है। पथिक फिर ये भी कहता है कि समुद्र की जो लहरें हैं, समुद्र की लहरें जो अपने वेग से चल रही हैं, वो एक गर्जना कर रही है और उधर पर्वत से जो मलय आ रही है, यानी कि पर्वत से जो सुगंधित हवाएं आ रही हैं, वो दोनों एक दूसरे को स्पंदित करती हैं और इन दोनों के आपसी मिलन से जो एक बयार उत्पन्न होती है, जो एक आभा उत्पन्न होती है, वह देखने योग्य है। और यहाँ पर उस पथिक को अपनी प्रियतमा का याद आता है और वो कहता है कि काश तुम भी यहाँ हमारे साथ होती तो इस प्रकृति के सौंदर्य को तुम देख सकती। इसमें इस पूरे पारा में विशेष क्या है, तो विशेष को हम कुछ पॉइंट में या कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा कर सकते हैं। पहला तो यह कि कवि ने यहाँ प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। बादलों द्वारा नृत्य करने का मानवीय अलंकरण किया है उन्होंने। अनुप्रास अलंकार की छटा है इसमें। संस्कृत निशब्दावली से युक्त यह खड़ी बोली है। मुक्त छंद है इसके। कोने कोने में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है और संबोधन शैली है। ये जो हमने पहला पारा पढ़ा, ये उसका व्याख्यान है और यह उसका विशेष है। आइए अब दूसरे पारे पे चलते हैं। इसी कविता का जो दूसरा पैरा है वही है, यह इस तरीके से है कि निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर क्या मानो कात कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की अब सवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से अनुराग भरी कल्याण। यहाँ कवि फिर जिस दिनकर की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ जो कवि है वह एक ही शब्द के चार चार पर्याय निकालता है। जैसे अभी आपने ऊपर वाले पैरा में पढ़ा रवि, रवि का भी अर्थ सूर्य होता है। यहाँ हमने दिनकर पढ़ा है, दिनकर का भी अर्थ सूर्य होता है। तो कुल मिलाकर कुछ एक ऐसे शब्द हैं और कविता के लिहाज से हर शब्द हर जगह फिट नहीं बैठते, क्योंकि वो कविता की जो छंद है, उसके जो मुक्तक हैं वो नहीं बन पाते हैं। तो इसके लिए जहाँ जहाँ से उन्हें जो जो चीज़ें मिलनी शुरू हुई हैं, उन शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ एक ऐसे शब्द हैं जो आपके समझ से थोड़ा अलग हो। जैसे कुछ क्लिष्ट शब्द हैं, जलनिधि। तो जलनिधि सागर को कहते हैं। यहाँ दिनकर, दिनकर सूर्य को कहते हैं। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। जलनिधि सागर, दिनकर एक नया शब्द है तो उसके लिए सूर्य, बिंब, बिंब का मतलब छावी या फिर परछाई। दूसरी पंक्ति है, कमला के कचन मंदिर का मानो कात कंगूरा। कमला मीन्स लक्ष्मी, कंचन मीन्स सोना। कांत का मतलब है सुंदर। कंगूरा यानी कि महल का ऊपरी भाग। गुंबद जिसको कहते हैं या बुर्ज। निज अपना। असवारी यानी कि सवारी। रत्नाकर समुद्र। स्वर्ण सोना। निर्भय निडर।
दृढ़, मजबूत, गंभीर, गहरा, अनुराग, प्रेम, कल्याणी यानी कि मंगलकारिणी। अब ये जब शब्दार्थ आपको मिल जाएंगे और जो कि शब्द जिसके शब्द शायद के अर्थ आप नहीं जानते हो, अगर ये ऐसे जो अर्थ आपको मिल जाएंगे तो ये जो कविता है वो थोड़ी हल्की हो जाती है, थोड़ी सहज हो जाती है, वो समझने में थोड़ा आसान आपको होता है। जैसे मैं एक एक शब्द से बात करता हूँ कि निकल रहा जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। मैंने बताया कि जल निधि सागर को कहते हैं, तो सागर के तल पे जो ऊपर से सूर्य की छवि पड़ रही है वह अधूरी छवि पड़ रही है, और वो जो एक चित्र बन रहा है वो बहुत खूबसूरत बन रहा है, और यही प्रकृति के सौंदर्य में पथिक खो जा रहा है। कमला के कंचन मंदिर का मानो कात कंगूरा। जो सागर में दिनकर का जो बिंब है, सूर्य का जो बिंब है, वो कैसा लग रहा है? तो वो ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मी माता के मंदिर का जो गुंबज है, जो प्रकाशमान है, जो हर जगह से दीप्तमान है, जो खूबसूरती उस गुंबद की है वही खूबसूरती अभी जो सागर के तल में सूर्य की का जो बिंब है वो उसी तरीके से लग रहा है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी। ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मी की सवारी इस संपूर्ण भूमि पर आ रही है। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। मैंने आपको बताया था रत्नाकर्ण का मतलब यहाँ समुद्र है, और ऐसा लग रहा है कि मानो समुद्र ने सोने की सड़क बिछा दी है जिस पर से जो हमारी भगवती हैं, माता हैं, वो चल कर जाएंगी। तो प्रकृति का एक खूबसूरत सा वर्णन इन्होंने यहाँ किया है। अब इसको अगर आप भावार्थ के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो भावार्थ के रूप में मैं इस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम कि पथिक सूर्योदय का वर्णन अपने शब्दों में करता है, और वो वर्णन करते हुए कहता है कि समुद्र की सतह से सूर्य का जो बिंब, अधूरा बिंब निकल रहा है, अर्थात आधा सूर्य जल के अंदर है और आधा बाहर है। ऐसा लगता है मानो यह लक्ष्मी देवी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ गुंबद है या बुर्ज है। पथिक को ऐसा भी लगता है कि समुद्र ने अपनी पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए अति प्यारी सोने की सड़क बना दी हो। सुबह सूर्य का प्रकाश समुद्र तल पर सुनहरी सड़क का दृश्य प्रस्तुत करता है। समुद्र भय रहित, मजबूत व गंभीर भाव से गरज रहा है। उस पर लहरें एक के बाद एक आती जा रही हैं जो बहुत सुंदर हैं। वह अपनी प्रिया को कहता है कि हे प्रेममयी मंगलकारी प्रिय, तुम अपने हृदय से इस सौंदर्य का अनुभव करो और बताओ कि यहाँ जो सुख मिल रहा है क्या उससे अधिक सुख कहीं मिल सकता है? अर्थात इस सौंदर्य का कहीं कोई मुकाबला है क्या? कवि ने जो यहाँ बातें कही हैं वो सुबह का जिक्र किया उन्होंने कि जब सुबह सूर्य की आभा निकलती है, सूर्य का प्रकाश निकलता है, और सूर्य की जो एक लालिमा उस वक्त होती है, उसका जो प्रतिबिंब, उसकी जो परछाई सागर में पड़ती है, और सागर में जब लहरें हिलकोरे मारते हैं तो किस तरीके से उसकी सारी परछाई पूरे समुद्र में फैल जाती है, और ऐसा लगता है कि इस समुद्र ने एक सोने की सड़क बना दी हो। और यह सोने की सड़क किसके लिए? तो यह सोने की सड़क पृथ्वी पर जो माता लक्ष्मी हैं, अगर वह पृथ्वी पर विचरण करेंगी तो उनके लिए सड़क कौन सी हो? तो उन्होंने इस सोने की सड़क, इस समुद्र रूपी सूर्य के प्रकाश से मिला हुआ जो एक समुद्र रूपी सड़क है जिस पर वह होकर जाएंगी, जिससे वह गुजर के जाएंगी। तो सुबह का आप गौर भी करेंगे कि जब सुबह के प्रकाश को आप देखते हैं, या जब समुद्र में आप देखेंगे कि सुबह सूर्य का भी प्रकाश समुद्र के अंदर आता है तो उसकी लालिमा, उसके तलगत से एक अजीब सी महक आती है, एक अजीब सी खूबसूरती पैदा होती है। और यहाँ कवि कहता है, यहाँ पथिक कवि के माध्यम से कहना चाहता है कि हे प्रिय, क्या तुमने ऐसा मनोरम दृश्य कभी देखा है? क्या तुम्हें इससे अति सुंदर दृश्य कुछ देखने को मिलेगा? क्योंकि जीवन में इससे बेहतरीन और इससे सुस्पष्ट चीज़ कुछ भी नहीं मिल सकता। तो आज हमने पथिक के 2 पैरा को देखा है, कल हम इसके आगे की क्लास को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।